दूभर हो गया है। कोरोना के नए संक्रमण ने पूरे इलाके में कोहराम मचा दिया है। आपको बता दें कि यहाँ लोग कोरोना के प्रति जागरूक हो रहे हैं और मास्क का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इसके साथ ही लोगों में 2 गज की दूरी की आवश्यकता भी देखी जा रही है। तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता मुन्ना शर्मा फोन लाइन पर मौजूद है। मुन्ना, जानना चाहेंगे दूसरे संक्रमण की लहर है, कोरोना का दूसरा स्ट्रेन है, उसके बाद ज्यादा खतरा बढ़ गया है। ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं और इसके साथ ही लोग भी जागरूक हालांकि हैं, लेकिन बाजारों में क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है? जी देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण का दूसरा दौर जो चल रहा है, उससे पूरे इलाके में खौफ का आलम है। लोग काफी दहशत में है और अब तक मोकामा में जो शहरी और ग्रामीण इलाका है 23 लोगों को कोरोना की पुष्टि हुई है और लगातार इसकी संख्या बढ़ रही है। एक अधिकारी प्रखंड कार्यालय का भी कोरोना संक्रमित पाया गया है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से कोरोना की लहर तेज है, उससे पूरे बाजार में, पूरे शहर में कोरोना गाइडलाइन का लोग पालन कर रहे हैं। मास्क का प्रयोग किया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है। जी मुन्ना, ये दूसरा जो स्ट्रेन है कोरोना का, हालांकि वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन जो वैक्सीन लगाई जा रही है वो तो पहले स्ट्रेन के लिए है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जो ये वैक्सीन है, क्या वो दूसरे स्ट्रेन के लिए भी कारगर साबित होगी? क्योंकि पहली जो वैक्सीन लगाई जा रही है वो तो पहले संक्रमण के लिए है, उसकी प्रकृति को जानते हुए है। तो क्या जो दूसरा संक्रमण है उसको काबू कर पाएगी ये वैक्सीन? जी देखिए, डॉक्टरों का कहना है कि यह जो कोरोना का वैक्सीन है वो पूरी तरह से कारगर है। चाहे कोरोना की पहली स्ट्रेन हो या दूसरी, हर जो कोरोना का प्रकार है, विभिन्न स्वरूप है, उसमें यह कोरोना का वैक्सीन पूरी तरह से सफल है और सुरक्षित भी है। क्योंकि जब दूसरी डोज लोगों को दी जा रही है, उसके 14 दिनों के बाद इम्यूनिटी पावर बूस्टअप होता है, उसमें पावर एनर्जी क्रिएट होता है। उसके बाद 14 दिन के बाद लोगों को कोरोना अगर हो भी तो भी उसका कोई असर नहीं पड़ता है, वो खुद ठीक हो जाता है। तो कोरोना का यह जो वैक्सीन है पूरी तरह से कारगर है और लोग बड़ी संख्या में, मोकामा की बात करें तो हमको पहले भी हमने बताया है कि मोकामा, मराठी, घोसवड़ी और तमाम जो भी छोटे छोटे अस्पताल हैं वहां पर कोरोना का वैक्सीन दिया जा रहा है। जी तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो कोरोना संक्रमण के चलते हालांकि शहर में सन्नाटा पसरा हुआ है। तो वहीं 2 दिन बीत जाने के बाद भी हरमू मुक्तिधाम का खराब बर्नर नहीं बनाया जा सका। इसके लिए दिल्ली से इंजीनियर भी बुलाए गए थे, लेकिन उन्हें भी कामयाबी नहीं मिल पाई। फिलहाल ये है कि अब प्रशासन के लिए शवों का अंतिम संस्कार करना मुश्किल हो गया है। आनन फानन में जिला प्रशासन की तरफ से 52 शवों को अंतिम संस्कार कल देर रात तक बड़ा घाघरा के स्वर्ण रेखा घाट पर किया गया। यहाँ रांची नगर निगम ने शव के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी का इंतजाम कर दिया। इसके लिए स्वर्ण रेखा घाट पर रांची नगर निगम ने घाट पर जनरेटर का इंतजाम कर लाइटिंग भी लगा दी। वहीं दूसरी तरफ लगातार हो रही मौत के कारण मोर्चरी में शवों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस पूरे मामले में जिला प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया जा रहा है। स्थिति सामान्य नहीं है, ये बात हम और आप सभी जानते हैं, लेकिन सरकार पूरी तरह से संजीदा है। और आपने देखा होगा कि जो दवाइयों की आपूर्ति है, जो वैक्सीन की आपूर्ति है, इसको लेकर के हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से वार्ता करके इसका समाधान करने का प्रयास किया है। साथ ही साथ कल जो बैकलॉग हो गया था, लगभग 5000 सैंपल यहाँ से विशेष रूप से हेलीकॉप्टर के माध्यम से उड़ीसा भेजा गया है, ताकि जो टेस्ट रिपोर्ट में आने में विलम्ब हो रही थी उसको पूरा किया जा सके। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि जो सौदाह गृह है, जो इलेक्ट्रिकल जहाँ 2 हरमू में, उसके खराब होने के कारण जो गतिरोध पैदा हुआ, उसको लेकर भी प्रशासन ने संजीदगी दिखाई और जितने भी 100 लंबित थे उसको रात में घाघरा घाट में उनके अंतिम संस्कार किया गया। तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता कुमार कामेश फोन लाइन पर मौजूद हैं। कुमार, जानना चाहेंगे कि 2 दिन बाद भी जो मुक्तिधाम का बर्नर है वो नहीं बन सका है और ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और प्रशासन के लिए शवों का अंतिम संस्कार करना बेहद मुश्किल हो गया है। क्या कुछ जानकारी आपके पास?
देखिए राखी, जो समान परिस्थितियां होती हैं जब शवों को मुक्ति धाम में ले जाकर जलाया जाता है तो समान परिस्थितियां होती है, लेकिन अभी परिस्थितियां जो है बिल्कुल विपरीत है। और ऐसे विपरीत समय में कोरोना संक्रमित मरीजों की जिनकी मौत जो हो जाती है, मौत के बाद उनको उनको मुक्ति धाम पहुंचाया जाता है और जहां शवों को जलाया जाता है। और रांची का सबसे बड़ा रिहायशी क्षेत्र में एक ही सौदागृह है जो हरमू में स्थित है, और हरमू मुक्ति धाम में जहाँ पे बिजली संचालित जो सौदागृह है वहां का बर्नर जो है पिछले 2 दिनों से खराब है। हालांकि मुक्तिधाम प्रबंधन जो है लगातार उस बर्नर को सुव्यवस्थित करने के लिए और बनाने की व्यवस्था में लगा हुआ है, और साथ ही साथ जिला प्रशासन का भी यह प्रयास है कि जल्द से जल्द वो बर्नर बन जाए या तो नया बर्नर लग जाए। लेकिन 2 दिन बीत चुके हैं और 2 दिनों के बाद भी मुक्तिधाम जो है, हरमू स्थित मुक्तिधाम का जो बर्नर है अब तक ठीक नहीं हो चुका है। हालांकि देखिए, दिल्ली से इंजीनियरों की एक 2 सदस्यीय टीम भी उसको ठीक करने के लिए रांची पहुंची थी, लेकिन उन इंजीनियरों को भी सफलता नहीं मिली। तो ऐसे में अब नया बर्नर वहां लगाने की व्यवस्था की जा रही है। हालांकि कब तक बर्नर लग पाएगा इस पे अभी जो है असमंजस की स्थिति है। लेकिन जो अभी जिला प्रशासन के द्वारा शवों को जलाने की जो व्यवस्था की गई है वो वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, और घाघरा नदी जो है, घाघरा के पास स्वर्णरेखा नदी है, वहां पे वैकल्पिक तौर से शवों को जलाया जा रहा है। लेकिन देखिए, कोरोना संक्रमित मरीजों को जो शव होते हैं उनको जलाने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के तहत शहर से दूर ही ले जाकर जलाने की व्यवस्था करनी चाहिए, और जिला प्रशासन की जो ये वैकल्पिक व्यवस्था है ये कहीं ना कहीं जायज भी दिखती है। लेकिन कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत के बाद उन लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था के तहत तो जरूर मुक्ति दिलाई जा रही है, लेकिन जो आम लोगों की मौत हो जा रही है उन लोगों के परिजनों को अब जो है शवों को जलाने के लिए अब चिंतित होना पड़ रहा है। और लगातार जो है मुक्ति धाम के आसपास जो है मर्चरी में या एम्बुलेंस में कई ऐसे शव पड़े हुए अभी भी हैं कि 2 दिन से शवों को मुक्ति नहीं मिल पाई है। शव अभी मुक्ति के इंतजार में है, लेकिन ना तो जिला प्रशासन इस पे सुव्यवस्थित या कोई बड़ी पहल कर रहा है जिससे कि जल्द से जल्द जो है हरमू स्थित जो सौदागृह है उसकी जो व्यवस्था है वो फिर से संचालित हो सके। तो देखिए, इसमें संशय बरकरार है, लेकिन जिला प्रशासन को इस पे जल्द से जल्द ध्यान देना होगा कि जो आम लोगों के परिजन जिनको सामान्य मौत होती है उनको मुक्ति जो है हरमू स्थित जो मुक्ति धाम है वहां पे मिल सके। वैकल्पिक व्यवस्था कुछ दिनों के लिए होती है, वैकल्पिक व्यवस्था के बाद, क्योंकि जो घाघरा जगह है, जो स्वर्णरेखा घाघरा घाट है, वो क्या है, शहर से काफी दूर है और वहां जो है लोगों को शव को ले जाने में काफी परेशानी हो रही है। तो ऐसे में जिला प्रशासन को एक बड़ी पहल करनी चाहिए। जी राखी जी कुमार, ये भी यहाँ पर चिंता का विषय है क्योंकि पूरे मामले में जिला प्रशासन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आ रहा है। एक तरफ कोरोना का कहर है, ऊपर से जो मौत का आंकड़ा है वो भी बढ़ता जा रहा है। अगर शवों को समय से नहीं जलाया गया तो संक्रमण भी बढ़ेगा। तो क्या जिला प्रशासन को इस तरफ ध्यान देकर कुछ बोलना चाहिए? जल्द से जल्द जो प्रशासन है उसको अलर्ट मोड पर करके ये जो बर्नर है उसे सही करवा देना चाहिए। बिल्कुल है कि देखिए, कल की अगर बात की जाए, कल की बात की जाए तो कल आज देर रात तक जो है 52 शवों को, जो जिला उपायुक्त है छवि रंजन, उनकी मौजूदगी में देर रात तक शवों को जलाया गया। लेकिन बर्नर दुरुस्त करने की व्यवस्था जो है अब तक कहीं से भी ये नहीं लग पा रहा है कि आने वाले 2 दिनों में भी बर्नर जो है सुव्यवस्थित ढंग से चालू हो पाएगी। तो ऐसे में हरमू स्थित जो मुक्ति धाम है इस पे अभी भी संशय बरकरार है कि ये कब से फिर से खुलेगा, जिससे यहाँ जो आम लोग की जो परिजन है जिनकी मौत के बाद शव को जलाने की जो व्यवस्था उन लोगों को यहाँ आसानी से उपलब्ध हो पाती थी, उन लोगों को परेशानी हो रहा है। तो ऐसे में जिला प्रशासन को जल्द से जल्द पहल करनी होगी। जी राखी जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो वहीं मधुपुर उपचुनाव को लेकर राज्य की राजनीति गरमाई हुई है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही पार्टियों के नेताओं का मधुपुर दौरा लगातार जारी है। इस दौरान आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी है। इसी कड़ी में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने सीएम हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना बोला और उन्होंने कहा कि सीएम पर चुनाव को प्रभावित करने का आरोप यहां लगाया गया है। इसके साथ ही गंगा पर हेमंत सोरेन की टिप्पणी को लेकर कहा कि हेमंत सोरेन ने गंगा मां पर टिप्पणी कर हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाई है। गंगा माता एक हिंदू के आस्था का प्रतीक है। जिस तरह से इस्लाम में कुरान और पैगंबर मोहम्मद बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनके बारे में कोई टीका टिप्पणी करना जो है वो घटिया मानसिकता का परिचायक है। उसी तरह हम मानते हैं हिंदू धर्म में गौ माता के बारे में, गंगा माता के बारे में कोई टिप्पणी करना गलत है। गौ माता और गंगा माता
एक हिंदू के आस्था का प्रतीक है। जिस तरह से इस्लाम में कुरान और पैगंबर मोहम्मद बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में कोई टीका टिप्पणी करना जो है वो घटिया मानसिकता का परिचायक है। उसी तरह हम मानते हैं हिंदू धर्म में गौ माता के बारे में, गंगा माता के बारे में कोई टिप्पणी। तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ अमरनाथ पाठक फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमर जी, जानना चाहेंगे एक बार मधुपुर उपचुनाव फिर से यहाँ धर्म भी अब बीच में आ गया और ऐसे में हिंदू मुस्लिम को लेकर जमकर जो आरोप है, प्रत्यारोप है, वो लगाए जा रहे हैं। जी, मैं आपको बताऊं कि मधुपुर उपचुनाव को लेकर के जेएमएम और बीजेपी दोनों ही एक दूसरे पर वार का सिलसिला दोनों के बीच जारी है। और इसी में कल हेमंत सोरेन का जहां गंगा नारायण सिंह जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके संदर्भ में उन्होंने कहा कि गंगा सूख गई है जी, जिसको लेकर के गंगा माँ से जोड़ रही है भाजपा इस पूरे मामले को। और साथ ही साथ इरफान अंसारी जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनके द्वारा भी इस मामले को लेकर के काफी बयान दिए गए हैं। उसको लेकर के भाजपा ने इसे मुद्दा बना लिया है और उनका कहना है कि भाजपा जो हिंदू क्या कहते हैं, गंगा जो हिंदुओं की प्रतीक है, आस्था के प्रतीक है, उसके ऊपर ये हमला है सीधा सीधा। और ऐसे में इन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए और ये सब करना ये गलत मानसिकता का परिचायक है। जी, ये कोई नई चीज नहीं है जो इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है। लगातार पार्टियां वोट जुटाने, अपना वोट बैंक बढ़ाने के चक्कर में लगातार धर्म को और जाति को बीच में लाती रहती है। लेकिन क्या इस जो धर्म का कार्ड है, इसे खेल कर क्या वोट यहाँ जमा कर पाएंगे? जी, मैं आपको बताऊं कि कहीं ना कहीं इसके पीछे दोनों ही दलों की मंशा ये है कि वोटों को पोलराइज करें और पोलराइज करके इस वोट का फायदा इस चुनाव में हम ले। और इसी कारण कहीं ना कहीं ये वो क्या कहते हैं बयान दिया गया और उसी बयान को लेकर के भाजपा ने इसे मुद्दा बना दिया है। जी, आपका शुक्रिया। हरदोई में चैत्र नवरात्रि के शुभारंभ के अवसर पर भक्त माता की भक्ति में डूबे नजर आए। हालांकि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण ये संख्या कम ही रही। नगर के सुप्रसिद्ध माता पंथवारी देवी मंदिर में सुबह 4 बजे से ही भक्तों का आवागमन जारी रहा। मंदिर कमेटी की व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद रही। मंदिर के अंदर किसी को भी प्रवेश नहीं करने दिया गया। उधर पाली पुलिस भी मंदिर की व्यवस्थाओं को बनाने में सक्रिय नजर आई। तो आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है और इसी शुभ मौके पर जो भक्तजन हैं वो लगातार धार्मिक स्थलों पर पहुंच रहे हैं। लेकिन कोरोना के चलते सभी धार्मिक स्थलों पर लोगों की भीड़ जमा ना हो, इसके लिए एंट्री बैन कर दी गई है। तो इसी कड़ी में जो प्रशासन है वो भी अलर्ट नजर आ रहा है। ऐसे में हरदोई के जो सुप्रसिद्ध मंदिर है माता पंथवरी देवी मंदिर आज सुबह से ही 4 बजे खुल गया और हालांकि भक्तों का आवागमन यहाँ जारी रहा और मंदिर कमेटी की व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद इस दौरान नजर आई। मंदिर के अंदर किसी को भी प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी गई कोरोना के चलते। और उधर पाली पुलिस भी मंदिर की व्यवस्थाओं को बनाने में पूरी तरीके से सक्रिय नजर आई। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि नवरात्रि पर कोरोना का असर देखा गया है और ये दूसरा ऐसा मौका है जब कोरोना काल में नवरात्रे आए हैं और ऐसे में लगातार भक्तों की भक्ति में कोई कमी नहीं देखी जा रही है। लगातार जो भक्तजन है वो मंदिर पहुंच रहे हैं। वहीं छपरा के मशरक थाना क्षेत्र के बहरौली पंचायत के शेखपुरा गांव में देर रात एक झोपड़ी में आग लगने से झोपड़ी समेत हजारों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। इस अग्निकांड पीड़ित की पहचान पुण्यदेव सिंह पिता के रूप में की गई है और मामले में बताया जा रहा है कि देर रात सभी सोए हुए थे कि अचानक झोपड़ी में आग लग गई। रात का समय होने से जब तक आसपास के लोग पहुंचते तब तक आग ने झोपड़ी को जलाकर राख कर दिया। झोपड़ी में कपड़ा बिछावन समेत हजारों का सामान जलकर राख हो गया। सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह के फर्जी फेसबुक अकाउंट से लोगों से पैसा मांगने का मामला सामने आया है। वहीं सहकारिता मंत्री ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि मेरे नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों से पैसा मांगने का काम किया जा रहा है, जिससे मेरे संबंधी और करीबी इस मामले में शामिल हैं और उनसे पैसे मांगने का
काम किया जा रहा है, जिसकी शिकायत उन्होंने EOU के SP पंकज कुमार को की गई। साथ ही उनका कहना यह भी है कि कुछ लोग उन्हें बदनाम करने के लिए फर्जी अकाउंट बनाकर पैसे मांग रहे हैं। इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होने की जरूरत है। के द्वारा फोन आया कि आपके नाम पर पैसा मांगा जा रहा है, ID बना लिया गया है। हम लोगों को भी जानकारी हुई, उधर अखबार में भी, कैसे न्यूज़ में भी छप गया, सिवान में TV पर भी चल रहा है। तो उसी संदर्भ में हम कंप्लेन भी दे रहे हैं, SP के पास एप्लीकेशन तैयार कराए हैं, जांच कराया जाएगी कि कौन ऐसा आदमी फ्रॉड कर रहा है। तो वही रिश्तेदारों को और शुभचिंतकों को अपना कॉल करके फ्रेंड रिक्वेस्ट में और उसके बाद पैसा का डिमांड की, हम तबीयत खराब है तो हॉस्पिटल में हैं, इसी तरह से कर रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से मांग रहे हैं। हाँ, वहीं किशनगंज निवासी दिवंगत दारोगा अश्विनी कुमार के घर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उनके परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी। दिवंगत दारोगा के घर पहुंचे पप्पू यादव ने पार्टी की ओर से परिवार को तत्काल 50,000 रुपए की मदद कर आगे भी परिवार को न्याय दिलाने में साथ खड़े होने का भरोसा दिया। मुलाकात के बाद पप्पू यादव ने सरकार पर भी जमकर निशाना साधा और शहीद दारोगा के परिवार से यहां पप्पू यादव ने मुलाकात की। आज भर दिन सोशल मीडिया पर, चैनल पे और जदयू के प्रवक्ता का बयान इतना ठेस पहुंचाया है मुझे। इस घटना को आज पूरे चैनल में, सोशल मीडिया में पॉलिटिकल पार्टी का जो शागिर्द होते हैं, जिसको कोई समझ समाज शास्त्र का, समाज विज्ञान का, समाज का है ही नहीं, वो इस मर्डर को पूरी तरीके से हिंदू मुसलमान। वहीं बिहार में कोरोना के बढ़ते फैलाव के बाद मोकामा ब्लॉक में सह अंचल कार्यालय आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन तत्काल सेवा के लिए कार्यालय खुला रहेगा। सरकार के इस निर्णय के बाद मोकामा ब्लॉक परिसर में सन्नाटा पसर गया और ब्लॉक कार्यालय के एक अधिकारी को कोरोना की पुष्टि के बाद मोकामा ब्लॉक परिसर में खौफ का आलम है। कर्मचारियों की उपस्थिति पर भी ब्रेक लगा दिया गया है। आपको जानकारी दे दें कि प्रखंड कार्यालय में आज होने वाली एक अहम बैठक को भी यहां रद्द कर दिया गया है। इसी कड़ी में बीडीओ मनोज कुमार का कहना है कि आम लोगों की जिंदगी को महफूज रखने के उद्देश्य से ब्लॉक सह अंचल कार्यालय को बंद किया गया है। जैसा कि बिहार सरकार का दिशा निर्देश है कि बिहार सरकार के जितने भी ऑफिस हैं वो दिनांक 30/4/2021 तक सामान्य लोगों का प्रवेश उसमें निषेध किया गया है। इसी आलोक में मोकामा प्रखंड अंतर्गत भी आम जनता से अपील है कि अगर कोई विशेष काम ना हो, प्रखंड कार्यालय नहीं आए। यहाँ का स्टाफ भी रोस्टर वाइज ही प्रखंड कार्यालय आ रहे हैं। तो वहीं समस्तीपुर में इन दिनों आग का कहर लगातार जारी है। अब ना जाने कितने घरों को आग अपनी चपेट में और लेने वाला है। ताज़ा मामला समस्तीपुर के पौष इलाके का है, जहां बीती रात शॉर्ट सर्किट से एक घर में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने अपना विकराल रूप ले लिया, जिसमें लाखों का सामान जलकर राख हो गया। लेकिन आग के इतने विकराल रूप लेने के बाद भी वहां के स्थानीय लोगों की मदद से किसी दूसरे के घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, जिसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस और अग्निशमन भी अपनी तत्परता बखूबी निभाते हुए दिखे और आग पर पूरे तरीके से काबू पाया। हाँ चलिए हमारा बिहार में पंचायत चुनाव होने की सूचना के बाद शराब व्यापारी सक्रिय हो गए हैं। रोज जिले भर में कहीं ना कहीं से
बड़ी मात्रा में शराब पकड़े जाने की सूचना मिल रही है। और इसी कड़ी में बीती रात छपरा सिवान बॉर्डर पर उत्पाद विभाग के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर वाहन चेकिंग के दौरान विदेशी शराब से भरी एक यूपी नंबर टैंकर पकड़ी गए। इन शराबों की कीमत 16 लाख रुपए आंकी गई है और वहीं चालक को भी फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि ये शराब की खेप हरियाणा से छपरा के सीतलपुर में डिलीवरी करनी थी और वाहन चेकिंग के दौरान ये कामयाबी पुलिस को मिली। एक गुप्त सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश से एक वाइल्ड टैंकर आ रहा है जिसमें कुछ विदेशी शराब लदा हुआ है। हम लोगों ने ये अशोक कुमार इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया और वो बंसोई चेक पोस्ट पे इस टैंकर को पकड़ा गया। उसमें एक बॉक्स बना करके करीब 158 कार्टन विदेशी शराब का रखा गया था। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जो ड्राइवर है और रोहतक का रहने वाला है। तो वहीं सुल्तानपुर में एक दूध विक्रेता की अज्ञात लोगों ने लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। घटना के बाद विक्रेता का शव नहर में फेंककर हत्यारे फरार हो गए। मामला लभुआ कोतवाली के सकवा गांव के पास का बताया जा रहा है। इसी आशंका जताई जा रही है कि जमीनी विवाद में पट्टीदारों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। रईस पुत्र इंसार निवासी सातनपुर थाना कोतवाली देहात का शव बरामद हुआ है। मृतक दूध बेचने का कार्य करता था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ये आज दूध बेचने के लिए निकला था। इनके परिजनों का आरोप है कि जमीनी विवाद के क्रम में रशीद पुत्र स्वर्गीय इंसार, कप्तान पुत्र रशीद एवं जीशान पुत्र नसीम ने इनकी हत्या कर दी है। ये दोनों पक्ष आपस में भाई हैं। मृतक के पिता इंसार की 2 शादियां थीं और जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उन्होंने इसके पहले भी दिनांक 21/2/2021 को आपसी मारपीट के संबंध में दोनों पक्षों का मुकदमा कोतवाली देहात में पंजीकृत किया गया था, जिसमें निरोधात्मक कार्रवाई भी संपन्न की गई थी। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है तथा अभियुक्तों की पतारसी के लिए टीम गठित की गई है। वहीं मधुबनी जिले के रहीका थाना क्षेत्र के पोखरे से पुलिस ने 45 साल के अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया है। इस मामले को लेकर पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। पोखरे से शव बरामद किया है और पुलिस लगातार मामले की जाँच में जुटी हुई है। तो मधुबनी जिले के रहीका थाना क्षेत्र से के पोखरे से पुलिस ने 45 साल के एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया है। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया। इस मामले को लेकर पुलिस लगातार छानबीन कर रही है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जानकारी जुटाई जाए कि आखिर ये शव किसका है। इसके साथ ही पूरे मामले की छानबीन की जा रही है और हत्यारे की भी यहाँ पर तलाश लगातार जारी है। वहीं लातेहार जिले के मनिका में पुरानी कस्तूरबा विद्यालय के पास NH 39 सड़क पर 2 बाइक में आमने सामने की टक्कर हो गई। इस टक्कर में 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों की मदद से घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से स्वास्थ्य केंद्र मनिका लाया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए लातेहार सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। तो लातेहार जिले के मनिका में पुरानी कस्तूरबा विद्यालय के पास NH 39 पर 2 बाइक आमने सामने से टकरा गई। जो इस टक्कर में 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों की मदद से घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से स्वास्थ्य केंद्र मनिका लाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए लातेहार सदर अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं मौसम विभाग रांची ने 15 अप्रैल को उत्तरी और दक्षिणी, वहीं 16 अप्रैल को पूर्वी झारखंड में हल्की बारिश और मध्यम दर्जे की बारिश के साथ साथ वज्रपात की चेतावनी दी है। बुलेटिन जारी करते हुए मौसम विभाग ने कहा कि 14 और 15 अप्रैल राज्य में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 15 और 16 अप्रैल को दक्षिणी और पूर्वी इलाकों में
मौसम में तब्दीली आ सकती है। विभाग ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण सर्कुलेशन टर्फ बन गया है और जिस वजह से वातावरण में तब्दीली देखने को मिलेगी। हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखी गई है, खासकर झारखंड के दक्षिणी इलाकों में, और जो सबसे अधिक बारिश देखी गई है वो आपके चाईबासा में 25.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। अब बात करें उच्चतम तापमान की, तो राज्य में सबसे अधिक उच्चतम तापमान 40.9 डिग्री सेल्सियस साहिबगंज में रिकॉर्ड किया गया है, जबकि न्यूनतम तापमान की बात करें जो सबसे कम न्यूनतम तापमान है वो 19 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में रिकॉर्ड किया गया। तो फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।